हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कुमार और मैं यहाँ आया हूँ आपके बीच CHSL जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है उस पे अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस या मेरा जो प्रोफाइल है उसके आधार पे मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकूँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता सकूँ और बुक लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे सकूँ। बेसिकली मैं ही क्यों आया हूँ, आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। एक्चुअली मैं 2012 में ही CHSL के थ्रू LDC के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था और असम के मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में मैंने 2 साल जॉब किया है। उसके बाद मैं 2013 के बैच में डेटा एंट्री पोस्ट पर भी सेलेक्ट हुआ और इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन में मैं रैंक 1 रहा हूँ। बाद में मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी CGL लेवल पे ASO में सिलेक्शन 2013 के बैच में हो गया था और उसी ASO के पोस्ट पे मैं लगभग 8-9 साल काम करने के बाद आज मैं सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर प्रमोट हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कार्यरत हूँ। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मैं जो यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ उस पर चलते हैं और आपको थोड़ा गाइड करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल एग्जामिनेशन का आया है। ठीक है, इसका डेट ऑफ जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्टिंग है 8 अप्रैल से 2024 से 7 मई 2024 तक और लास्ट डेट आप देख रहे हैं 7 मई तक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें अगर जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो मेरा जो एक मानना है कि आप पहले एप्लीकेशन उसका फिल्ड कर दीजिए, ये सोचे बगैर कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं भरा है तो अब प्रिपरेशन और सिलेक्शन की बात तो दूर की बात ही होती है। तो बिना समय गवाए, बिना लास्ट डेट का वेट किए हुए आप इसको पहले अप्लाई कर दीजिए। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आप देख सकते हैं कि जून और जुलाई में है और जो टायर 2 है इसमें 2 टायर में एग्ज़ाम होंगे, मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको, और वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कमीशन के द्वारा। ठीक है, बेसिकली जो SSC है ना, SSC कई तरह के पोस्ट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसमें बच्चों के सिलेक्शंस के लिए उसमें जो +2 लेवल या यू कहें 10th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक के लिए डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आज हम +2 लेवल के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने आए हैं और उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करेंगे। हालांकि इसमें 10th लेवल पे मैं थोड़ा यहाँ से अलग कुछ बातें बता दूँ। 10th लेवल पे MTS है, ग्रेजुएट लेवल पे जो CGL होते हैं, फिर JEE के लिए भी होते हैं इसमें, फिर अगर आपने स्टेनोग्राफर किया है तो स्टेनोग्राफर के लिए भी इसमें वैकेंसी होती है SSC के द्वारा। ठीक है, खैर अभी हम CHLs के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 7212 पोस्ट के लिए आई है, जो अपने आप में एक ठीक ठाक वैकेंसी है। बेसिकली आपको एक सीट के लिए फाइट करना है ना। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये वैकेंसी पर्याप्त है और आपको एक सीट के लिए फाइट करना है। और इसमें बेसिकली 3 पोस्ट होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर इसकी पोस्टिंग की बात की जाए तो इसमें पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें से किसी में भी होंगे। वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, होम स्टेट क्या है और आपकी रैंकिंग क्या है पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर CHSL क्यों करना है और इसमें करना है तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होता है, प्रमोशन किस प्रकार से मिलेगा और हमें इसके सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है जो ऑथेंटिक बुक है। यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं सोशल मीडिया में आपका ज़माना है, आप लोग भी कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अपने अपने बुक या स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो खुद को अपने आप को बिल्ड करने के लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी है वो स्ट्रेटजी आपसे सिंपली शेयर करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर हम सैलरी की ही बात करते हैं कि थोड़ा सा एक सैलरी लेकर के बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी इस बात को कि ठीक है हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम अगर देखते हैं कि अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि इसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहा जाता है, उस पर सेलेक्ट होते हैं और अगर आप किसी अच्छे सिटी में, अच्छे सिटी इन द सेंस मेट्रो सिटी या बड़े सिटी में, एक्स सिटी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैटेगराइजेशन में, वहाँ पे आपकी सैलरी 30 से 32 हज़ार के अप्रॉक्स मिलेगी।
और अगर आप डेटा एंट्री के पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको 36 से 37,000, ये मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब सैलरी के बाद अगर हम आगे देखें कि एज लिमिट क्या होगा, इसमें बेसिकली इसमें हमें फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल चाहिए। ठीक है, जो 1 अगस्त 2024 के तक पूरे होने चाहिए। अब जो बंदा 2 अगस्त 1997 2 अगस्त 1997 के पहले जो बंदा 2 अगस्त 1997 के पहले ना हो और इसके बाद ना हो, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कैटेगरी में भी कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ठीक है, अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपको 1 अगस्त 2024 है, ये एक्चुअली कट ऑफ डेट रखा गया है। ठीक है, कि डेटा एंट्री पोस्ट के सिलेक्शन हो या LDC के पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। इसमें एक मैं चीज़ बता दूं कि जो इसमें ग्रेड 1 कैटेगरी के डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में इनरोल होना होगा, उसके लिए आपको 12th पास जो है साइंस स्ट्रीम से या मैथ के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप LDC और JSA और DEO की बात करते हैं तो इसमें आप 12th पास सिंपली अगर हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कैंडिडेट अभी अपीयर्ड ही हुए हैं 12th एग्जाम में, 12th वाले एग्जाम में, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उससे इस डेट तक अपना जो 12th पास है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे देखें तो कि एग्ज़ाम का स्कीम क्या है। एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, और इसमें 2 टेयर में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात किया जाए तो इसमें जो इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांट है एंड जनरल अवेयरनेस है। इसमें आपको 25-25 क्वेश्चन आएंगे और जो 50 मार्क्स के होंगे, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 सेगमेंट में होंगे कि इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांट है और GS है। इस सारे सब्जेक्ट के बारे में कैसे प्रिपरेशन करना है, इसका सिलेबस क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना के सिर्फ CHSL के कैंडिडेट बैठेंगे, CGL के भी कैंडिडेट बैठेंगे और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग भी बैठेंगे। तो मतलब खुद को, अपने आप को इतने अच्छे से बिल्डअप करना है कि हम बस 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश की हम बात करते तो इंग्लिश में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनो एंटो, स्पेलिंग, डिटेक्ट, आइडियम्स, फ्रेज, OWS, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इन सब की प्रिपरेशन करनी है। इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बस मैं आपको एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आइटम्स जो है इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, सपोज जैसे देखिए क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एटसेट्रा। जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी रीजनिंग है, सिंपली एक नंबर्स गेम कह लो आप, रीजनिंग है कि आपको अपने तर्क शक्ति से जो कोडिंग या फिर एनालॉजी है होगा, जैसे एनालॉजी है, सिंबॉलिक होगा, नंबर एनालॉजी होगा, ट्रेंड फिगरल एनालॉजी होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ सिचुएशन आपको दिए रहेंगे और अगला में क्या होगा, इस तरीके से देखना है। बेसिकली रीजनिंग होता है जो 12th लेवल का ही होता है, बट आपको है ना फास्ट करना है कि कम से कम समय में आप कैसे रीजनिंग को सॉल्व कर पाएँ, तभी तो आप अगलों से compete कर पाएंगे, है ना। मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, ये भी जान रहा है, लेकिन अब इस तीनों में से सिलेक्शन किसका होगा, मार्किंग किसे मिलेगा, जो फास्ट कर पाएगा एक्यूरेसी के साथ। तो आपको बेसिकली नंबर्स के जो ये रीजनिंग होते हैं, ये आपको बनाना आसान है, बट विद इन शॉर्ट टाइम ये मेंटेन करना होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। रीजनिंग में बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है। उसके बाद हम अगर बात करें कि टीयर 2 एग्जामिनेशन, टीयर 2 एग्जामिनेशन की बात करें कि जो आप ये जान लो कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो
और मैथ की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो एसएससी में सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि बेसिकली इसमें इंग्लिश और मैथ्स का ही रोल होता है मेरिट लिस्ट में नाम आने का। ठीक है, अब अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आप इंग्लिश और मैथ्स को इतने अच्छे से कर जाओ, इतने अच्छे से कर जाओ कि आपका कोई भी कोना छूटे ना, कोई भी सवाल आपसे मिस ना हो, या तो रट जाओ या तो समझ जाओ, है ना। तो अब देखिए जैसे इसके टीयर 2 एग्जाम्स की हम बात करते तो इसमें भी 3 सेक्शंस में एग्जाम होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में अगर हम देखें तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, फिर वही आ गया रीजनिंग और इंटेलिजेंसी है। फिर सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है, और फिर मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जो है उसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है वो कंप्यूटर टेस्ट होता है, वो बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होता है, मतलब जो नॉलेज कंप्यूटर के नॉलेज चेक होती है कि हाँ आपको कंप्यूटर का मोटा मोटी आइडिया है या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको जो टीयर 2 है, यहाँ इसमें आपको हर एक मॉड्यूल में अलग अलग क्वालिफाई करने होंगे, मतलब मॉड्यूल वाइज भी क्वालिफाइंग होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग क्वालिफाई करने हैं। उसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसे भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, मतलब आप खूब तसल्ली हो जाए तभी क्वेश्चन की मार्किंग, आंसर की मार्किंग करेंगे, ताकि आपको निगेटिव मार्किंग का नुकसान ना उठाना पड़े, है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसी प्रकार से जो इसमें मेरा क्वांट था वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है स्लाइड की, उसमें जो सिलेबस में क्वांट है ये सबसे स्कोरिंग होता है। क्यों स्कोरिंग होता है? क्योंकि क्वांट में अगर आपने मैथ्स बना लिया, आंसर ले आया, इट मीन्स कि वो कहीं से गलत होने की गुंजाइश नहीं है। तो हमें मैथ्स के जो मेन जो टॉपिक है, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, जो बेसिक चैप्टर्स है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो अलजेब्रा में हो या ज्योमेट्री में हो, मेंसुरेशन में हो, ट्रिग्नोमेट्री में, उसे आपको अच्छे से करना होगा। आपने देखो पहले भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आ गई है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने पहले भी किया होगा, बशर्ते है कि अभी आपको विद एक्यूरेसी और फास्ट करना होगा, तभी तो आप अगले से compete कर पाएंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे कि सिलेबस बेसिकली ये है, इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर टीयर 2 का भी जो थर्ड मॉड्यूल का सेकेंड पोर्शन था वो ये है कि इसमें मैथ्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन आएंगे, जो 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 180 मार्क्स होगा। फिर उसका सेक्शन 2 जो होगा उसमें भी 2 मॉड्यूल है, जैसे आपका टीयर 1 में था, इसमें भी 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के होंगे। उसी प्रकार से सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है, सेम एज टीयर 1 की तरह, इसमें भी आपको 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन की, जो हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ फ्यूचर में प्रमोशन के स्कोप्स कैसे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एज ए एलडीसी ऑलरेडी जॉब कर चुका हूं 2 साल, और इवन डेटा एंट्री में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो एलडीसी है, सबसे पहले हम एलडीसी की बात करते हैं। इसमें जनरली इसका प्रमोशन एलडीसी के बाद यूडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क में होता है, जो 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बाद जनरली हो जाता है कि 5 साल आप हो गया तो उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे और आप क्वालिफाई करेंगे, तो उस प्रकार से आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है, उस प्रकार से फिर यूडीसी में प्रमोशन होता है। अगर आप किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस में हैं, सपोज जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है अगर आप, तो उसमें आपका जो अगला प्रमोशन होगा यूडीसी से, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बस वो टाइम फ्रेम होता है 10 ईयर्स का। ठीक है, टाइम फ्रेम जब 10 साल आपकी सीनियरिटी हो जाएगी तो आप सेलेक्ट होते हैं उस पोस्ट के लिए जिसको कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे आप काम करेंगे, फिर 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फिर होंगे एसओ एग्ज़ाम के लिए, इसको कहते हैं सेक्शन ऑफिसर। ये बेसिकली इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो होता है यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो ओपन एग्ज़ाम होता है आईएएस के लिए और भी अलग अलग हायर पोस्ट्स के लिए वो भी होते हैं।
तो आप ये समझ लीजिए कि जब लोअर डिवीजन क्लर्क में आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप यूडीसी में आएंगे, यूडीसी से एएसओ में आएंगे और फिर प्रमोट होकर आप सेक्शन ऑफिसर, जो एक गैजेटेड पोस्ट होता है, ठीक है। और मैं भी अभी इसी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ओके, अब उसी प्रकार से अगर आप डेटा एंट्री की बात करें तो डेटा एंट्री थोड़ा इससे कंपेरेटिवली हायर पोस्ट है, आप देख रहे हैं 2400 ग्रेड पे में है, तो इसका प्रमोशन एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग है कि 10 साल में फिर आपको ये जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे प्रमोट करेगा, फिर वहाँ से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो फिर आपको असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट में प्रमोशन मिलेगा, और फिर इसी प्रकार से लास्ट प्रमोशन आपका अकाउंट्स ऑफिसर है। चूँकि ये एक स्टेप आगे है, आप देख पा रहे होंगे कि 1900 से 2400 में है, इसलिए ये जो इसका लास्ट प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर, इससे एक पे स्केल आगे है अकाउंट्स ऑफिसर जो कि 5400 का है, और सेक्शन ऑफिसर 4800 का है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये तो खैर बाद की बातें हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या प्रमोशन होगा नहीं होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। देखिए, बहुत से बच्चे अभी अलग अलग कोचिंगों में तैयारी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा होगा, कोई किसी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे। मैं यहाँ बेसिकली उन बच्चों को टारगेट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि जो कहीं बड़े शहर नहीं आ सकते, या जिनके पास इतनी भी एक्सेस नहीं है कि हाँ वो मतलब उनको यूट्यूब वगैरह से ज़्यादा पढ़ने में मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो फिजिकल बुक की बात कर रहा हूँ मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब हम बुक लिस्ट की बात कर रहे थे कि आखिर हम जो आपने सिलेबस मैंने आपको बताया या एग्ज़ाम के बारे में इतने सारे सैलरी और प्रमोशंस के बारे में बात की, तो प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें। देखिए, सिंपल है, हर चीज़ को बेसिक से चलते हैं। तो बेसिक्स अगर आपको मैथ्स ठीक करना है तो जो मैंने फॉलो किया था वो ये एस चांद फॉलो किया था कि ये एस चांद की जो मैथ्स की बुक है, इसमें आपके हर एक टॉपिक्स के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं, उसके सॉल्यूशंस है, और जो अलग अलग सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सपोज परसेंटेज हो या एसआई हो या जिस टॉपिक हो, उसमें आप इसको अच्छे से पहले प्रिपेयर करेंगे कि आपका इससे बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज जैसे आपने बेसिक्स क्लियर कर लिया किसी एक टॉपिक का, परसेंटेज की हम बात करते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम कि परसेंटेज को इस सॉल्व पेपर के जो क्वेश्चन बैंक हैं तो उसमें परसेंटेज वाले चैप्टर में है ना, परसेंटेज वाले चैप्टर को हम बेसिकली पहले पढ़ने का कोशिश करेंगे कि सपोज हमने परसेंटेज का बेसिक्स क्लियर किया इस बुक से, तो उससे सॉल्व पेपर से उससे प्रैक्टिस करेंगे। उसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट का हमने किया, तो सिंपल इंटरेस्ट का जैसे बेसिक्स क्लियर होगा इस बुक्स के, उसके बाद आप उसको सॉल्व पेपर में उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने इस टॉपिक को इस बुक से पढ़ा है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे हम उसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे में। तो इससे थोड़ा सा जो है ना ये अप्रोच ज़्यादा बेनिफिटेड होता है कि टॉपिक वाइज कवर करता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी देखेंगे। सपोज जैसे इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश तो बड़ा हाई तौबा मचा हुआ है कि इंग्लिश की तैयारी तो हो ही नहीं सकते, एसएससी की इंग्लिश काफ़ी टफ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने फिर कहा कि हम बेसिक से चलेंगे कि जनरल इंग्लिश जो ये बुक है लूसेंट की, ये बिल्कुल ही बेसिक से चलती है। शायद इसका नाम आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, जनरल इंग्लिश लूसेंट। इसमें क्या है, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज चलेंगे कि सपोज आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल्स के रूल्स पढ़े, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशंस देखें। एक्सप्लेनेशंस के बाद क्या होगा कि आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक को इस सॉल्व पेपर से कोशिश करेंगे। ठीक है, कि सपोज आर्टिकल पढ़ा आपने बेसिक्स बुक से, उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर में जाके हम देखेंगे कि भाई आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आए और हमने जो पढ़ा क्या उसमें इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सपोज जैसे आपने सिंटेक्स पढ़ा, सिंटेक्स में काफ़ी सारे रूल्स है, 25-30 रूल्स है, तो उस रूल से कितने क्वेश्चन आए थे या उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेरा यही अप्रोच रहा है कि पहले बेसिक बुक से अपनी बेसिक मजबूत करें, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक को आप देखने का प्रयास करिए कि उस टॉपिक से आप कितना कुछ मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आपका इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, जो आपने रूल्स यहाँ पढ़ा वो इस बुक में इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। उसी प्रकार से हम और देखते हैं आगे जनरल नॉलेज की। सपोज किसी को जनरल नॉलेज का ही फोबिया होता है कि भाई मुझे जीएस याद नहीं रहता, जीएस का दायरा अनलिमिटेड है, कितना है नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हम क्या करेंगे, ये एक बेसिक बुक है,
सभी बच्चे इसको जानते भी होंगे, हमने इसी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो आप पहले जनरल नॉलेज की जो लूसेंट की बुक है उससे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन इकोनॉमिक्स और साइंस को पढ़ें। एक बार आप इसको थोरोली पढ़ जाएं, इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक समझ विकसित हो जाएगा कि हाँ भाई जीएस में कितना आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने के लिए फिर से बताया कि आप जब सेकेंड रीडिंग लगाएंगे, सेकेंड रीडिंग सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आप उसको फिर इस बुक में हिस्ट्री वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे कि हाँ आपने जो हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में उससे कितना इंप्लीमेंट हो पा रहा है, कितना सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद इस बुक की खास बात क्या है, जो ये घटना चक्र की बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक आती है। सपोज आपने इसमें किसी क्वेश्चन को पढ़ा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उसका आंसर है कुछ, ठीक है, उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होते हैं 2 3 4 5 लाइन के। ठीक है, तो जब आप कोई क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं कोई भी जीके का, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो या कुछ हो, तो उसके आंसर को ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे आप। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन की गहरी समझ होगी, वो क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा फर्दर कोई भी, उसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं आगे रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए तो मेरा जो मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर को पैटर्न को एक बार आप उसको प्रीवियस ईयर के जो जितने भी रीजनिंग है उसे एक बार चैप्टर वाइज आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर ले, और जब मतलब होता है ना कि एक बार करने के बाद से तो थोड़ा शायद आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों इस प्रकार से बना, ये क्वेश्चन क्यों इस प्रकार से बना, तो थोड़ा जो उसका एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशन का उससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये कम से कम 2 से 3 बार जब आप इसको बनाएंगे ना, तो आपको जो रीजनिंग का बेसिक क्या है, पैटर्न को समझना होता है, तो आप पैटर्न को धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, एक मैं और फर्दर इंग्लिश में ऐड करना चाहता हूँ, ये नीतू सिंह मैडम की बुक है, जो मैंने तो नहीं पढ़ी थी बट जहाँ तक मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये बुक में लगभग 15,000 वोकेबलरीज का एक कंपाइलेशन है जो एसएससी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ आपको शेयर करने का कोशिश किया है। इससे क्या होगा कि जिस बच्चों की वोकैब्स कमज़ोर है ना, कि वो उसका वोकेबलरी अच्छा नहीं है, तो उसको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो और इन सब की बुक के पहले अगर आपको थोड़ा सा मन में और ज़्यादा कुछ डाउट है एग्जाम्स को लेकर के, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि आप पहले जो CHSL है ना उसके प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस को नेट में या यूट्यूब पे जहाँ भी आपको लगता है या बुक्स में एक बार आप देखें, तो जब आप 50 क्वेश्चन के जब चारों सेगमेंट या 25 क्वेश्चन को जब चारों सेगमेंट आप देखेंगे तो आपको अंदर से खुद में डाउट या कॉन्फिडेंट आएगा कि मेरा ये टॉपिक तो अच्छा नहीं है, मेरा इसमें दिक्कत है वगैरह वगैरह। तो आप क्या करेंगे ना, जब एक बार किसी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में मुझे क्या दिक्कत है, और अगर सारे सब्जेक्ट में आप अभी बिगिनर्स हैं तो फिर मैंने जो बुक्स बताई है आप उस हिसाब से उसको फॉलो कीजिए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं कर पाया तो मैं चूँकि बैक बेंचर्स रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी कर पाएंगे। इसलिए आज से शुरू कीजिए, बुक्स को उठाइए और बस पढ़ना शुरू कीजिए। सफलता का यही एक मूल मंत्र है। ठीक है, बाकी अगर कोई और भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।